सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे अगर आप कुछ मान लीजिए आपको कॉलेज में प्रोग्राम मिला कि आप एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख दीजिए या फिर आप फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिख दीजिए, तो क्या वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा? वो कंप्यूटर प्रोग्राम होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो होता है जो एक कंप्लीट पैकेज होगा जिसके साथ आप प्रोग्राम तो होगा ही होगा, कोड तो होगा ही होगा, साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी होगा और यूजर गाइड वगैरह जो उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे वो भी होंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज हम इसे कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। और अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम? सो जैसे मैंने भी आपको बताया कि कंप्यूटर प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग पीस ऑफ कोड हो सकता है जो कोई एक स्पेसिफाइड काम कर रहा है, वेल काम कर रहा है, जबकि जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्रामिंग कोड तो होगा ही होगा, उसमें साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। तो समझ गए आप दोनों में डिफरेंस क्या है। अगला है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन अप्लाई करें किस पे, सॉफ्टवेयर बनाने में, या फिर एक वेल डिसिप्लिन इंजीनियरिंग अप्रोच अप्लाई करें, तो उसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। कि कारण ये था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आया क्यों या आई क्यों, उसका कारण ये था कि आपके जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे थे या तो उसमें कॉस्ट ओवररन हो जाता था या उसका शेड्यूल ओवररन हो जाता था। तो ये देखा गया कि एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ गया, सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब इसे कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए जो बुद्धिमान लोग थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो बैठे और उन्होंने फिर ये पद्धति बनाई। उन्होंने इसके बारे में गहन विचार किया, उसके बाद अलग अलग मॉडल्स आए और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इजाद हुई। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग ब्रांच है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट से डील करती है, जहां पर आप सिस्टमेटिक में आगे वैसे क्वेश्चन आएंगे, उसको मैं बताता हूँ। व्हेन यू नो प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द नीड टू लर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट? तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपको ये अगर खाना बनाना आता है तो आप किसी 5 सितारा होटल में शेफ बन सकते हैं क्या? हेड शेफ बन सकते हैं? खाना बनाना केवल आना ठीक पूरी बात नहीं है। खाना बनाना आपको जरूर अच्छा आता होगा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर एक तरीका होता है जो आप सीखते हैं, तब आप यहाँ कुछ बन पाते हैं। तो अगर आपको केवल एक वॉल बनानी आती है, दीवार बनानी आती है, तो आप पूरी एक बिल्डिंग बना देंगे, ऐसा नहीं है। एक आदमी जो केवल एक, जैसे हम लोग हैं, केवल हम प्रोग्राम लिखना जानते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको सॉफ्टवेयर नॉलेज, इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज होगा या नॉलेज होगी, तो हम रिक्वायरमेंट जो यूजर की उसको असेस कर सकते हैं। हम एल्गोरिथम जो बनाएंगे उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसको एफिशिएंट और परफॉर्मेंस वाइज बेटर बनाएंगे। और उसका जब हम उसे कोड करेंगे, एक्चुअल कोड करेंगे, तो हमें पता होगा कि हम कोड करते समय क्या गलतियां कर सकते हैं, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं इसमें जब स्टैंडर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। फिर जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें ये पता होगा कि टेस्टिंग कैसे होती है, ब्लैक बॉक्स क्या है, व्हाइट बॉक्स क्या है, स्मोक टेस्टिंग क्या है, ये सारी चीज़ हमें पता होगी। और हम फिर उसके बाद हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। हमें पता है कि IEEE 830 किसके लिए है, हमें पता है IEEE 829 किसके लिए है, तो हमें ये पता है कि हम IEEE किस स्टैंडर्ड को किससे लिख रहे हैं, हमें पता है कि हम एक SRS में क्या क्या रखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो देखिए सिनोनिम्स है। चाहे आप SDLC की बात करें या सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करें, तो ये होता क्या है? ये एक सिलसिलेवार तरीका है, ये एक वेल प्लान फेज वाइज तरीका है जिसमें आप हर एक फेज में कुछ प्री डिफाइंड टास्क करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल है, ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस जिसे भी कहते हैं, एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर का। और हर एक स्टेज में, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो, सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन हो, कोडिंग हो, टेस्टिंग हो, मेंटेनेंस हो, डॉक्यूमेंटेशन है, हर एक को एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको करना है, एक तरीके से जो लेड डाउन प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से करना है। व्हाट आर SDLC मॉडल अवेलेबल? देखिए यहाँ पर लिखना, यहाँ पर बताना इसको पॉसिबल नहीं है। SDLC मॉडल अथाह है। आप वेव जो वाटरफॉल मॉडल है वहां से लेकर अगर आप RUP तक चले जाएं, RAD तक चले जाएं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, RUP है, रैपिड यूनिफाइड प्रोसेस है, आपके एवोल्यूशनरी इतने सारे मॉडल्स हैं, आपकी स्पाइरल है, V शेप है, आपके जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, जैसे एजाइल मॉडल में आता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। तो इतने सारे मॉडल्स हैं आपके पास। तो कुछ मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जो कुछ मॉडल्स हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल्स हैं उसमें आपके वाटरफॉल मॉडल है, इटरेटिव मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, V मॉडल है, बिग बैंग मॉडल है। अलग अलग फेजेस क्या है SDLC में? सबसे पहले आपका आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर उसके बाद आता है आपका सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन, फिर आपके बाद आता है उसकी कोडिंग, फिर आता है उसकी टेस्टिंग, और फिर आता है इसका मेंटेनेंस। ये आपके अलग अलग फेजेस हैं। अब कहीं पर आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, कहीं भी इनको अलग भी कर सकते हैं, कहीं बिल्कुल डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये सारे आपके ये अलग अलग स्टेजेस हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, ये फेजेस हैं, ये मॉडल कौन सा चूज कर रहे हैं उस पर जरूर निर्भर करेंगे। विच SDLC मॉडल इज द बेस्ट? कौन सा SDLC मॉडल बेस्ट है? ये एक सवाल है
कि एक किसी इंसान के 2 बच्चे हैं, तो आपसे पूछा गया कि भई आप कौन-सा बच्चा आपको ज़्यादा प्यारा है? तो सवाल का जवाब इस तरीके से दीजिएगा कि देखिए, अगर खेल की बात करें तो मुझे मेरा पहला बेटा प्यारा है, अगर पढ़ाई की बात करें तो मेरा दूसरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है। इस तरीके से इसका जवाब होगा कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो एसडीएलसी मॉडल्स ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे या बुरे होते हैं। सॉफ्टवेयर आप कैसे बना रहे हैं? क्या नया सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल एकदम पहली बार बना रहे हैं, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी बना हुआ है, या जिसकी वर्किंग मॉडल अवेलेबल है? ऐसा कोई मॉडल जो साइंटिफिक, जिसमें बहुत सारी विधाएं यूज होने वाली है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिसमें जो वेब के लिए बनाया जा रहा है, इंटरनेट के लिए बनाया जा रहा है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए बनाया जा रहा है, सबके लिए अलग अलग एसडीएलसी मॉडल यूज होगा। तो हम जो एसडीएलसी मॉडल यूज करेंगे उसमें सवालात ये जरूर देखेंगे जिसके हमारे पास उत्तर होने चाहिए। क्या ये एसडीएलसी जो मॉडल आप चूज करते हैं, अभी आपने मान लीजिए चूज किया, आप बोले कि बेस्ट है या नॉन बेस्ट है, तो ये बेस्ट देखने के लिए आप देखेंगे कि जो एसडीएलसी आपने चूज किया वो जो सिलेक्टेड टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दूसरा यह है कि क्या क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटीज है, उसको ये एसडीएलसी को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या जो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी है सॉफ्टवेयर की, उसके लिए ये एसडीएलसी मॉडल सुटेबल है। और ये चीज जरूर जाननी है कि जो एसडीएलसी मॉडल है क्या ये सुटेबल है प्रोजेक्ट्स और जो इंजीनियरिंग हम अभी यूज कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी कोई एक काम करती है, उसके लिए एसडीएलसी मॉडल क्या ये नया प्रोजेक्ट जो है उसके लिए सुटेबल है। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकली कोलोकेटेड जगह है या फिर अलग अलग जगह है ना, उसके लिए आपका एसडीएलसी अप्रोप्रिएट है कि नहीं। मान लीजिए आप अमेरिका में बैठे हैं, आपने जो कंपनी हायर की है वो इंडियन है, लेकिन ज्योग्राफिकली बहुत दूर है। आप मान लीजिए बार बार कस्टमर इंटरेक्शन चाहते हैं, तो फिर बार बार आपको न्यूयॉर्क से दिल्ली आना पड़ेगा, फिर कैसे करेंगे। इसलिए एसडीएलसी मॉडल चूज करना आपको बहुत जरूरी है। ये देखना कि ये सारे आपके अलग अलग आयाम उससे कितनी करीब है, कितना इस पे खरे उतरते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है ताकि आप मैनेज कर सकें जितनी भी एक्टिविटीज है प्रोजेक्ट की, जैसे कि टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी। मेन चीज तो यही है, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी। इनकी मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट को हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? जो प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा प्रोजेक्ट को अंत तक पहुंचाने की, प्रोजेक्ट को एक कंप्लीशन तक पहुंचाने की, उसे हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं या पीएम कहते हैं। अगला सवाल है, व्हाट डज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर डू? प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है? देखिए, इनका काम तो बहुत सारे हैं, जो मेन बता देता हूँ। एक तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, जो प्रोग्रेस हो रही है उसको मॉनिटर करना, जो कम्युनिकेशन है स्टेक होल्डर केवल वही नहीं होते जो यूजर्स होते हैं, सारे लोग जो भी इन्वॉल्व है उनसे बातचीत, उनसे कम्युनिकेशन। रिस्क अगर कोई है तो उनको मैनेज करना, या फिर रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करना, या रिसोर्सेज की कोई रिस्क है तो उसको देखना। और जो डेवलपमेंट है उसका स्मूथ एग्जीक्यूशन, ये भी किसकी जिम्मे है? प्रोजेक्ट मैनेजर की। और फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट है उसको टाइमली, कॉस्ट के अंदर, और जो क्वालिटी बताई गई है, क्वालिटी कंस्ट्रेंट है उसके अंदर, और उसको पूरा करते हुए सॉफ्टवेयर डिलीवर करना, ये काम किसका है? प्रोजेक्ट मैनेजर का। अब अगला सवाल आता है, सॉफ्टवेयर स्कोप क्या है? सॉफ्टवेयर स्कोप क्या है? तो मान लीजिए कि आपको किसी ने भेजा कि देखो यार, मेरे लिए ना एक पेन ले आओ। ठीक, एक पेन लेने गए आप, वापस जब आए तो आपसे पूछा गया पेंसिल कहाँ है? अरे आपने तो कहा था पेन लाने के लिए। हाँ ठीक है, पेन तो लाए, लेकिन पेंसिल कहाँ है? पेन के साथ तो पेंसिल आती है, पेंसिल के साथ शार्पनर आता है, तो शार्पनर के साथ एक इरेजर आता है। तो इसके लिए ये सब जो सवाल जवाब हैं ये एम्बिगुअस ना हो जाए, और ऐसा कोई स्कोप के बाहर ना चले जाए कि आप क्रिकेट खेलते हैं और आपसे बोला गया कि यार फुटबॉल के बॉल के डायमीटर क्या होता है, तो स्कोप डिसाइड होना जरूरी है। तो स्कोप आपको एक वेल डिफाइंड बाउंड्री प्रोवाइड करता है, जिसमें सारी एक्टिविटीज होती है जो हमको करनी है और जो सॉफ्टवेयर डिलीवर करेगा। इसका मतलब यह है कि ये स्कोप क्लियरली डिफाइन करेगा कि फंक्शनलिटीज ऑफ आर्टिफैक्ट्स क्या होंगे, डिलीवर किए जाएंगे। ये बताता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी बताता है क्या नहीं होगा, और क्या एंड प्रोडक्ट में होने वाला है और क्या एंड प्रोडक्ट में नहीं होगा। ये सॉफ्टवेयर स्कोप में आता है। अब प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है? प्रोजेक्ट एस्टिमेशन मतलब आपको एस्टिमेट करना है कॉस्ट वगैरह क्या है, और बहुत सारी चीजें इसमें आती है। ये एक प्रोसेस है, इसमें एस्टिमेट करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो आने वाला है उसकी कॉस्ट क्या होगी। और कॉस्ट केवल ये नहीं कि कितना पैसा लगने वाला है, पैसा बहुत चीजों में आता है, या कॉस्ट बहुत सारी चीजों में आता है, केवल पैसा नहीं। जैसे एफर्ट कितना लगने वाला है, टाइम कितना लगने वाला है, रिसोर्सेज कितने लगने वाले हैं। ये जो एस्टिमेशन है ये कहाँ कहाँ से डिराइव किया जा सकता है? सबसे पहला तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, या एक्सपर्ट से कंसल्ट करके, या फिर आप जो प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं, एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं और क्वांटिटेटिव फार्मूलाज हैं, उन सबको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अगला सवाल है, हाउ कैन वी डिराइव द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट? तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को क्या साइज अगर आपको पता करना है,
तो आपके पास दो विधाएं हैं, एक तो लाइन ऑफ कोड, सॉफ्टवेयर बन जाए लाइन ऑफ कोड गिन लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे कि फंक्शन पॉइंट्स गिन लीजिए, फंक्शन पॉइंट्स। तो सॉफ्टवेयर का जो साइज है, साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, वो दो तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है। एक तो आप लाइन ऑफ कोड पता कर लीजिए, या फिर आप इस तरीके से देखिए कि जो लाइन ऑफ कोड्स है वो डिलीवर्ड कोड क्या है। ये लाइन ऑफ कोड ही नहीं होते, आजकल क्या होता है कि लाइन ऑफ डिलीवर्ड कोड्स हो जाता है। और या फिर आप डिलीवर्ड फंक्शन पॉइंट्स देख लीजिए। तो ये फंक्शन पॉइंट्स क्या चीज़ है? लाइन ऑफ कोड तो समझ गए, जो लाइन है, जितनी लाइन्स है उनको गिन लीजिए, और उसमें कमेंट वगैरह मत गिनिएगा, केवल जो एक्चुअल लाइन्स है वही गिनना है। और किलो लाइन ऑफ कोड में आता है KLOC में। फंक्शन पॉइंट्स क्या है? फंक्शन पॉइंट्स वो फीचर्स हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाला है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो फीचर प्रोवाइड करेगा, इसको कंप्यूट करने का बाकायदा एक तरीका है इसका, मतलब बाकायदा इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला है। सो ये कंसिडर किया जाता है एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट सॉफ्टवेयर साइज का, जैसे कि लाइन ऑफ कोड भी एक सॉफ्टवेयर साइज को कंप्यूट करने का एक मेजर है। फिर बात आती है कि क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स अवेलेबल। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप डिकम्पोजिशन टेक्निक अपनाइए या फिर एम्पेरिकल टेक्निक अपनाइए। अगर डिकम्पोजिशन टेक्निक अपनाते हैं तो आप लाइन ऑफ कोड है और फंक्शन पॉइंट्स है। अगर आप एम्पेरिकल टेक्निक अपनाते हैं तो पुटनाम है और कोकोमो है, पुटनाम और कोकोमो जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो पुटनाम जो मॉडल है पुटनाम साहब के नाम पे है। और इस बेसलाइन एक तरीके से समझ लीजिए कि आप किसी एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन जा रहे हैं और हर 1 किलोमीटर में आपको माइलस्टोन मिल रहे हैं। ये जो माइलस्टोन है इसी को हम बेसलाइन समझ सकते हैं। बेसलाइन एक मेजरमेंट है जो आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर फेज का SDLC का कंप्लीटनेस हो गया, ये कंप्लीट हो गई है। तो जो भी एक्टिविटीज हैं किसी पर्टिकुलर फेज के साथ जब ये पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये फेज कंप्लीट हो गया है, इट इज कंप्लीट। और ये होता है एक बेसलाइन नेक्स्ट फेज के लिए, इसे हम बेसलाइन कहते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसे हम एक तरीके से चेंज कंट्रोल या चेंज मैनेजमेंट भी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो चेंजेस होने हैं उनको ट्रैक करना, उनको कंट्रोल करना, ये देखते हैं। और ये चेंजेस कहाँ हो सकते हैं? रिक्वायरमेंट्स में हो सकते हैं, डिजाइन में हो सकते हैं, डेवलपमेंट फंक्शन या डेवलपमेंट में हो सकते हैं प्रोडक्ट में। तो चेंज कंट्रोल क्या होता है? देखिए, जो भी चेंज हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना। ऐसे आप एब्रप्टली चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज कर रहे हैं तो किसी सब पूरे संस्थान को पता होना चाहिए, या कुछ प्रिस्क्राइब लोगों को पता होना चाहिए, या चेंज रिक्वेस्ट आनी चाहिए बाकायदा। उस चेंज रिक्वेस्ट के हिसाब से एक प्लान बनेगा, उस प्लान के हिसाब से उसे चेंज होना चाहिए, वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। चेंज कंट्रोल ये होता है कि ये अगेन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का ही एक विधा है या फिर एक रोल है जो इंश्योर करता है कि जितने भी चेंजेस किए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम में वो एक तो कंसिस्टेंट रहेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशन है उसके तहत किए जाएंगे। अगला सवाल आता है, हाउ कैन यू मेजर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन? प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को कैसे मेजर करेंगे, ये सवाल है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कुछ तरीके हैं। एक तो आप एक्टिविटी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, स्टेटस रिपोर्ट देख सकते हैं, या माइलस्टोन जो बेसलाइन मैंने आपको बताया वो चेकलिस्ट कर सकते हैं, माइलस्टोन की चेकलिस्ट। कुछ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स बताइए, जैसे PERT, गैंट चार्ट, ये सब। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PM 2016 अगर आपके पास हो, या ऐसे कोई सॉफ्टवेयर हो जिससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी की जा सकती है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो तरीके हैं, जो टूल्स हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर टूल्स की बात हो रही है, तो उसके लिए या फिर और भी टूल्स हैं जो आप ऑन पेपर्स भी कर सकते हैं। तो उसमें गैंट चार्ट है, PERT चार्ट है, ये परफॉर्मेंस एवल्यूशन है, और रिसोर्स हिस्टोग्राम है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस है, स्टेटस रिपोर्ट्स है, माइलस्टोन चेकलिस्ट है। अब अगला सवाल ये आता है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है? व्हाट आर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स? जो यूजर मांग रहा है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वो एक फंक्शनल डिस्क्रिप्शन है जो आपके प्रपोज्ड जो आपने सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें होंगे। तो रिक्वायरमेंट्स ये एक डिस्क्रिप्शन है जो टारगेट सिस्टम की फंक्शनैलिटी और फीचर्स को गवर्न करेगा, डिफाइन करेगा। जो रिक्वायरमेंट्स है, यूजर जो आपको जिस सॉफ्टवेयर बनाना के लिए बोला है, आग्रह किया है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो रिक्वायरमेंट होता है। तो अब SRS क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, इस सवाल आएंगे। तो देखिएगा कि ये SRS जो है वो यहीं से इजाद होगी, इसी से निकल के आएगी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? फिजिबिलिटी का स्टडी मतलब ये है कि आपको ये पता करना है, चलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको हिमालय चलना है, तो आपको बैक प्रॉब्लम है, आपको जो हाइट है उसके हिसाब से प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपकी नाक ब्लीड करने लगती है, क्या आप हिमालय चढ़ पाएंगे? आपके लिए फिजिबल नहीं है।
आपको साइनोसाइटिस है या आपको सुबह उठ के छींकें आती है और ऐसी जगह आप चले गए जहाँ पर आपकी एलर्जी की चीज़, जहाँ से एलर्जी हुई वहाँ चीज़ें भरी हों, क्या आप रह पाएँगे वहाँ पे? फिज़िबल ही नहीं है ना? तो फिज़िबिलिटी स्टडी का मतलब ये है कि पहले ये तो पता करें साहब कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं, इसकी कोई वक़्त है कि नहीं? मान लीजिए आप ऐसा ही सिमिलर जो प्रोडक्ट है वो बाहर ₹10 में मिल रहा है। आप बनाने में लगा रहे हैं ₹1000, तो क्या वाजिब है? इससे अच्छा जाइए ₹10 वाला सॉफ्टवेयर खरीद के लाइए या प्रोडक्ट खरीद के लाइए, काम चला लीजिए। तो फिज़िबिलिटी स्टडी मतलब ये होता है। अब 3 टाइप की फिज़िबिलिटी चीज़ें इसमें आएँगी, देखिएगा। पहला तो ये है कि एक ये मेजर है, इट इज़ अ मेजर प्रोसेस, हाउ प्रैक्टिकल, कितना प्रैक्टिकल है, कितना बेनिफिशियल है सॉफ्टवेयर इस प्रोजेक्ट को बनाना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि हम 3 टाइप की, जो सॉफ्टवेयर एनालाइज़र है, हम तो जो अगर आप एनालिस्ट हैं तो आप करेंगे। 3 टाइप की इसकी स्टडी करते हैं। इसमें इकोनॉमिक हो सकता है, इसमें टेक्निकल हो सकता है, इसमें आपका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले समझना पड़ेगा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ये क्या-क्या है देखते हैं। इकोनॉमिक मतलब ये है कि जो रिसोर्स है, कॉस्ट, ट्रेनिंग में कितना कॉस्ट लगने वाला है, जो आप और यूटिलिटीज़ लेंगे, आप टूल्स लेंगे, बाकी और कॉस्ट जो भी लगेंगे और उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है प्रोजेक्ट में, वो एक फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी आपको। ये टेक्निकल अगर आप देखिए तो क्या इज़ इट पॉसिबल टू डेवलप दिस सिस्टम, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? अब आपकी कंपनी में तो 4 लोग हैं और आप बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से लेकर मार्स तक एक हवाई जहाज भेज देना है या फिर एक मिशन तैयार करना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं। आपके पास जो लोग हैं वो टैली जानते हैं, अब उनसे बोल रहे हैं कि आप से एम्बेडेड सिस्टम पे काम करिए, तो थोड़ा टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम सुटेबिलिटी देखते हैं, जो मशीन्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर जो इसमें एक्जीक्यूट काम करेगा, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की क्या नॉलेज है, स्किल्स है, ट्रेनिंग, यूटिलिटीज, जो टूल्स है उस प्रोजेक्ट के लिए, वो सब टेक्निकल में आ जाएंगे। और ऑपरेशनल की बात तो यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो इस चीज़ के हिसाब से मैनेज, मतलब अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा? क्या ये प्रॉब्लम वाकई में इतनी बड़ी है कि इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, या कोई और तरीका हो सकता है? जो काम एक्सेल पे हो रहा है उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना, एक्सेल पे काम जो हो रहा है वो ₹10 में हो रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने में ₹1000 लग रहे हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है ना। तो ये हमने आज बात की अपने मैं अलग-अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पूरे ए टू लेकर ज़ेड तक जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरुआत हमने कहाँ से की? इनिशियल रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। हम आखिर तक टेस्टिंग तक भी पहुँचेंगे और मेंटेनेंस तक भी जाएँगे। तो ये पहला पार्ट है, दूसरे के लिए वेट करिए। बहुत शुक्रिया बात करवाने आप सभी को।